सुप्रभात में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोग को पाठ 6 शीर्षक कारक का दूसरा भाग बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं कारक के भाग 1 बताया था। उसमें कारक की परिभाषा, कारक के भेद और उसके विभक्ति या चिन्ह को बताया था। उसे आप लोग देखे होंगे और याद भी कर लिए होंगे, लेकिन आज मैं उसके भेद का परिभाषा बताने जा रहा हूँ। मैंने प्रथम भाग में बता दिया था कि अगले बार जब कारक के बारे में बताया जाएगा तो कारक के भाग 2 और उससे संबंधित उसके सभी भेदों का परिभाषा और उदाहरण के साथ बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए कारक के भाग 2 को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। कारक कारक के कारक के आठ भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। नंबर 1, कर्ता कारक। नंबर 2, कर्म कारक। नंबर 3, करण कारक। नंबर 4, संप्रदान कारक। नंबर 4 में संप्रदान कारक। नंबर 5, अपादान कारक। नंबर 6, संबंध कारक। नंबर 7, अधिकरण कारक। नंबर 8,
संबोधन कारक। बच्चों, मैंने आपको कारक के 8 भेद बताए थे। नंबर 1 में कर्ता कारक, नंबर 2 में कर्म कारक, नंबर 3 में करण कारक, नंबर 4 में संप्रदान कारक, नंबर 5 में आपादान कारक, नंबर 6 में संबंध कारक, नंबर 7 में अधिकरण कारक और नंबर 8 में संबोधन कारक। ये कारक के 8 भेद होते हैं। तो अब आइए कारक के 8 भेदों को बारी बारी से उसके परिभाषा को जानें और उसके साथ साथ उसका उदाहरण को भी जानें। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक किसे कहते हैं? क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे रंजना ने गीत गाया। रंजना ने गीत गाया। गोलू ने चित्र बनाया। रंजना ने गीत गाया, गोलू ने चित्र बनाया। बच्चों, यहाँ पर यह देखना है कि कर्ता कारक जो है वह क्रिया को करने वाला होता है। क्रिया को करने वाला ही कर्ता कारक कहलाता है। जैसे रंजना ने गीत गाया, यहाँ पर गीत गाने की बात है, तो किसने गीत गाया? रंजना ने गीत गाया, तो रंजना कर्ता कारक हो गया।
गोलू ने चित्र बनाया। यहाँ किसने चित्र बनाया है? तो गोलू ने चित्र बनाया है, तो गोलू कर्ता कारक हो गया। जो क्रिया को करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। तो यहाँ चित्र बनाने की क्रिया हो रही है और उस चित्र को बनाने वाला कौन है? तो गोलू है, तो गोलू कर्ता कारक हो जाएगा। रंजना ने गीत गाया, यहाँ गीत गाने की बात हो रही है, तो किसने गीत गाया? तो रंजना ने गीत गाया, तो रंजना कर्ता कारक हो गया। ठीक है। नंबर 2 कर्म कारक। कर्म कारक जिस शब्द पर कर्ता की क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया के कर्ता का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे ममता सितार बजा रही है, जैसे ममता सितार बजा रही है, अध्यापिका छात्र को पढ़ा रही है। अध्यापिका छात्र को पढ़ा रही है। कर्म कारक का परिभाषा फिर से सुन लें। जिस शब्द पर कर्ता की क्रिया का फल पड़ता है, जिस शब्द पर कर्ता की क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे ममता सितार बजा रही है, अध्यापिका छात्र को पढ़ा रहे हैं। ममता क्या बजा रही है? तो सितार को बजा रही है। अध्यापिका किसको पढ़ा रही है? तो छात्र को पढ़ा रही है। तो जिस शब्द पर कर्ता की क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को है, इसका पता लगाने के लिए क्रिया से पूर्व यानी पहले क्या तथा किसको का प्रश्न किया जाता है। जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्म कारक होता है। कर्म कारक में कभी को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे।
कि जिस शब्द पर कर्ता की क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे ममता सितार बजा रही है, ममता कर्ता कारक है और सितार किसे बजा रही है? तो सितार को बजा रही है। अध्यापिका छात्र को पढ़ा रही है। ठीक है। नंबर 3, करण कारक। नंबर 3 में करण कारक किसे कहते हैं? जिस साधन द्वारा या जिसकी सहायता से, जिस साधन द्वारा या जिसकी सहायता से कोई कर्ता अपना कार्य पूरा करता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राकेश साइकिल से विद्यालय जाता है। राकेश साइकिल से विद्यालय जाता है। छात्र कलम से लिख रहा है। बच्चों, करण कारक का परिभाषा फिर से सुन लें। जिस साधन द्वारा या जिसकी सहायता से कोई कर्ता अपना कार्य पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राकेश साइकिल से विद्यालय जाता है, छात्र कलम से लिख रहा है। जैसे इसमें देखिए कि राकेश करता है, लेकिन वह विद्यालय जाता है तो किसकी सहायता से जाता है? किस साधन से जाता है? तो साधन के रूप में साइकिल है। तो यह साइकिल करण कारक हो जाएगा।
जिस साधन द्वारा या जिसकी सहायता से कोई कर्ता अपना कार्य पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राकेश साइकिल से विद्यालय जाता है, राकेश विद्यालय जाता है, अब किसकी सहायता से जाता है, किस साधन से जाता है, तो यहाँ पर साधन के रूप में साइकिल है, तो साइकिल करण कारक हो जाएगा। छात्र कलम से लिख रहा है, छात्र लिख रहा है लेकिन किसकी सहायता से लिख रहा है, किस साधन से लिख रहा है, तो यहाँ पर साधन प्रतीत होता है कलम, तो कलम करण कारक हो जाएगा। ठीक है, इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नंबर 4, नंबर 4 में संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसका परिभाषा भी ध्यान से देखें। कर्ता द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का परिभाषा सुन लीजिए। कर्ता द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माता जी अपनी पुत्री के लिए अपनी पुत्री के लिए गुड़िया लाई। माता जी अपनी पुत्री के लिए गुड़िया लाई। नर्स मरीज को दवा पिलाती है। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, इसे एक बार फिर से सुने। कर्ता द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माता जी अपनी पुत्री के लिए गुड़िया लाई, नर्स मरीज को दवा पिलाती है। यहाँ पर परिभाषा में क्या कहता है कि कर्ता द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है। यहाँ पर कर्ता कौन है?
कर्ता द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है, कर्ता माता जी हैं और वह अपनी पुत्री के लिए क्या ला रही है, तो गुड़िया ला रही है, तो वह अपनी पुत्री के लिए क्रिया कर रही है। ठीक है, तो यहां पर माताजी संप्रदान कारक हो जाएगी। माताजी अपनी पुत्री के लिए गुड़िया लाई, नर्स मरीज को दवा पिलाती है। ठीक है, भेद नंबर 5। भेद नंबर 5, अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहते हैं, इसे भी जानने का प्रयास करें। जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे नल से पानी टपक रहा है, नल से पानी टपक रहा है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। बच्चों, अपादान कारक का परिभाषा ध्यान से सुने। जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे नल से पानी टपक रहा है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। तो यहाँ परिभाषा को ध्यान से देखने से पता चलता है कि जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, जैसे नल से पानी टपक रहा है, तो नल से पानी अलग हो रहा है, टपक टपक के नीचे गिर रहा है, उससे पानी गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, तो नल से पानी का अलग होना अपादान कारक है। गंगा नदी से हिमालय निकलती है, गंगा नदी से हिमालय, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, यानी गंगा नदी हिमालय से निकल रही है, तो वह उससे अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है। तो यह अपादान कारक हुआ। इसमें स्पष्ट रूप से यही देखना है कि जिस शब्द से अलग होने का भाव
प्रकट होता है। जैसे मैं अलग से भी एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है, अलग हो गया, तो यह अपादान कारक का उदाहरण हुआ। नंबर 6, नंबर 6 में हो जाएगा संबंध कारक। नंबर 6, संबंध कारक। अब संबंध कारक की परिभाषा जानने का प्रयास करें। जब किसी शब्द का संबंध जब किसी शब्द का संबंध जब किसी शब्द का संबंध दूसरे शब्द से दूसरे शब्द से दर्शाया जाए, दूसरे शब्द से दर्शाया जाए तो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे सोनू की घड़ी मिल गई। रमेश का भाई बहुत शैतान है। बच्चों, संबंध कारक का परिभाषा फिर से एक बार सुन लें। जब किसी शब्द का संबंध दूसरे शब्द से दर्शाया जाए तो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे सोनू की घड़ी मिल गई, रमेश का भाई बहुत शैतान है। सोनू की घड़ी के साथ यहाँ पर संबंध को दर्शा रहा है। तो सोनू शब्द का संबंध घड़ी शब्द से है। जैसा यहाँ उदाहरण से दिखने में प्रतीत होता है कि सोनू की घड़ी कभी भूल गई होगी, लेकिन फिर उसे घड़ी मिल गई, तो एक दूसरे के साथ संबंध को दर्शा रहा है। सोनू और घड़ी के साथ संबंध को दर्शा रहा है। रमेश का भाई बहुत शैतान है। रमेश का भाई है जो बहुत शैतान है, लेकिन दोनों शब्दों का
संबंध यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, तो यह संबंध कारक हो गया। भेद नंबर 7। नंबर 7, अधिकरण कारक। नंबर 7 में अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं या अधिकरण कारक क्या है? जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान या आधार का पता चले या चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे विद्यालय में बहुत भीड़ है। विद्यालय में बहुत भीड़ है। मेज पर फूल रखे हैं। बच्चों, कारक के 7 भेद में अधिकरण कारक है। इसका परिभाषा भी ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करें। जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान या आधार का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे विद्यालय में बहुत भीड़ है, मेज पर फूल रखे हैं। फूल रखने का आधार मेज है और भीड़ का आधार विद्यालय है। कहाँ पर भीड़ है? तो विद्यालय में भीड़ है। फूल कहाँ पर रखे हुए हैं? तो मेज पर रखे हुए हैं। तो यह अधिकरण कारक का परिभाषा और उदाहरण हुआ। नंबर 8,
संबोधन संबोधन कारक संबोधन कारक किसी को पुकारने किसी को पुकारने या किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे रोहन तुम कहाँ जा रहे हो। अरे रोहन तुम कहाँ जा रहे हो। हे भगवान हे भगवान ये तूने क्या कर दिया। हे भगवान ये तूने क्या कर दिया। बच्चों सर्वनाम का ये 8 भेद है, 8वां भेद है संबोधन कारक। इसका भी परिभाषा आप लोग ध्यान से सुने। किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे रोहन तुम कहाँ जा रहे हो। अरे रोहन के बाद एक चिन्ह है, यह चिन्ह विस्मयादिबोधक कहलाता है। तुम कहाँ जा रहे हो, ये लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा। उसके बाद एक उदाहरण और है, हे भगवान ये तूने क्या कर दिया। हे भगवान के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह है। उसके बाद ये तूने क्या कर दिया। इसके बाद शब्द के रूप में भी उदाहरण देंगे तो हे, अरे, अहो, अजी, इस तरह से किसी के साथ बोला जाता है, उसे हम लोग पुकारते हैं या संबोधित करते हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, अहो तुम ये क्या कर रहे हो। तो यह संबोधन कारक के अंतर्गत आता है और इसी को संबोधन कारक कहते हैं। तो यह संबोधन कारक भी
आप लोग संबोधन कारक का परिभाषा और उदाहरण भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और कारक का ये 8 भेद का परिभाषा पूरा होता है। और अब आप लोग इसे अच्छी तरह से अपने कॉपी पर लिखेंगे और इसे शुद्ध शुद्ध याद करने का प्रयास करेंगे।